होता है वो थोड़ा-सा जो है वो बिगर इन साइज़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हुँ। अब जी। जब ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो बिगर इन साइज़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग को उस तरीके से परसीव नहीं करता है, जिस तरीके से हम या एक आम बच्चे जो है वो परसीव करते हैं। ठीक है। वो उस तरीके से जो है वो अपनी सोसाइटी को अपने चलें, अब बच्चे को फैमिली को डायग्नोज़ हुआ कि ऑटिज़्म हो गया है या मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, उसकी एज क्या होती है जब हम डायग्नोज़ करते हैं? ये 6 महीने में पता चल जाता है, 1.5 साल में पता चलता है, 5 साल में पता चलता है, कोई ख़ास क्लिनिकल असेसमेंट होती है इसकी भी? अच्छा नहीं देखें, क्लिनिकल असेसमेंट तो बाद में आती है। सबसे पहले जो है वो पेरेंट्स खुद घर पे ही इसे नोटिस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। अच्छा अब किस तरह करते हैं जो इसके सिम्पटम्स होते हैं ऑटिज़्म के सिम्पटम्स में ये आ जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, ठीक है? एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है आपसे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सिर्फ़ एक चीज़ होती है जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोता है, तो वो एक कम्युनिकेशन का एक स्टाइल होता है उसका। अच्छा, हुँ। उसके बाद जब 3 टू 4 मंथ का जब होता है चाइल्ड, तो 3 टू 4 मंथ में जो है उसकी सोशल कम्युनिकेशन थोड़ी-सी उसकी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब वो किस तरह होती है कि अगर हम उसकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं अगर हम उसकी तरफ, तो वो भी हमारी तरफ स्माइल करता है। हुँ। या फिर अगर हमने कोई टॉय लिया है, हम किसी टॉय को अगर इस तरीके से उसकी आईज़ के सामने अगर हम करेंगे, तो वो अगर हम लेफ्ट को जाएँगे तो उसकी आई मूवमेंट लेफ्ट की तरफ जाएगी, अगर हम राइट को जाएँगे तो आई मूवमेंट नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप 6 मंथ में भी करा सकते हैं, वो वैसे फिज़िकली 1.5 ऐसे भी करते हैं बच्चे हाँ, कंटीन्यूअसली राइट? और बिल्कुल। जब अगर वो हाँ, चलने वाले बच्चे हैं फ्लैपिंग तो करते हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं टोज़ वो कंटीन्यूअसली। अपने टोज़ पे चलते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और उनका एजुकेशन आईक्यू लेवल इतना अच्छा होता है तो और मॉडरेट में भी यही है कि मॉडरेट में थोड़ी-सी माइल्ड से बनिस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि उनके लिए बहुत भी यही चीज़ है। यूनिक होता है ऑटिज़्म चाइल्ड, वो कन्वर्सेशन हुँ, लैंग्वेज को तो प्रोसेस नहीं कर पाता, लेकिन वो रीडिंग भी सीख जाता है 2 साल की उम्र में, बिल्कुल। 3 साल की उम्र में वो स्पेलिंग्स भी कर सकता है, 4 फैमिली कोप अप इसीलिए करे, जब अब हुँ, फैमिली को पता चल गया है कि पता अब चल कोप अप गया है, कैसे राइट। करें? हुँ। अच्छा जस्ट अब इन पता इन द चल गया इन है इन द फ्रेमवर्क अगर हम बताना चाहें फैमिली को सिर्फ। हुँ। अच्छा अब पता चल गया है कि ऑटिज़्म है, मेरे बच्चे को जी, ऑटिज़्म है, जी। सही है? अच्छा अब इसके लिए सबसे पहले जो है वो एक्सेप्टेंस होती है, क्योंकि ये इतना पेनफुल होता है कि आप अगर आप किसी अ डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर आप किसी पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, अगर उसने डायग्नोज़ कर दिया है, असेसमेंट हो गई है, डायग्नोज़ कर दिया है कि ये आपका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक हिस्सा बढ़ रहा है, राइट? बिल्कुल। तो ठीक अब है। ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अब क्या है सबसे पहले एक्सेप्टेंस और होप। वाओ! वेरी, वेरी होप इम्पैक्टफुल, येस, होप। हाँ, होप होप सबसे किस पहले है हाँ, अस्सलाम वालेकुम तलत रिज़वान क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑनर टू हैव यू वन्स अगेन और आज हम ऑटिज़्म के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर मैं शुरुआत में आपसे पूछूँ कि अगर मैं ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम को समझना चाहती हूँ या मैं अपनी ऑडियंस को चाहती हूँ कि पहले वो इन इन द सरफेस लेवल जाने कि क्या है ऑटिज़्म? यस। अच्छा लास्ट टाइम हमने जैसे बात की थी एडीएचडी पे। तो हाँ जी। एडीएचडी को हमने कहा था न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो जी हाँ। इसी तरीके से हाँ, इसी तरह जो है ये ऑटिज़्म, ऑटिज़्म का जो वर्ड है ये पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि जो है वो ऑटिज़्म भी कोई टर्म होती है। लेकिन ऑटिज़्म एएसडी ये भी एक जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। राइट। अच्छा इसे हम कहते हैं ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, एएसडी ऑटिज़्म एएसडी। स्पेक्ट्रम जी, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम हम डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा अब हम इसे स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि हुँ, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, एक ऑटिज़्म है, किसी बच्चे को अगर ऑटिज़्म है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे को जो ऑटिज़्म हुआ है उसके अंदर सेम सिम्पटम्स हो। डिफरेंट सही। सिम्पटम्स की बेसिस पे इसे हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जैसे एडीएचडी का हमने कहा था, एडीएचडी में क्या है कि आपको सेम सिम्पटम्स मिलेंगे सारे एडीएचडी चाइल्ड चिल्ड्रन में।
लेकिन जो सही। ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, अगर आप काफ़ी सारे बच्चों को अगर आप लेंगे तो हर ऑटिस्टिक चाइल्ड दूसरे ऑटिस्टिक चाइल्ड से डिफरेंट होगा। उनके अंदर सिम्पटम्स चेंज होंगे। इवन कि अगर एक ही घर में 2 भाई भी हैं, दोनों अगर ऑटिस्टिक हैं, तो दोनों में सेम सिम्पटम्स आपको नज़र नहीं आएँगे। ठीक है। स्पेक्ट्रम से मुराद आपका दिमागी हाँ, जो ब्रेन है, उसका कोई ऐसा बड़ा होना, छोटा होना, कुछ कुछ उस पे डिपेंड करता है? नहीं, या नहीं, उसकी नहीं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पर? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सिम्पटम्स इनके डिफरेंट होते हैं। तो सिम्पटम्स जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं या फिर सीवियर होते हैं। जैसे जो सिम्पटम्स स्पीच डिलेड है या कम्युनिकेशन का ना होना है, तो वो माइल्ड में अगर बहुत कम होगा, मॉडरेट में थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, सीवियर में बहुत ज़्यादा इंटेंस हमें मिलेगा। तो ट्रीटमेंट तीनों की अलग-अलग होंगी। अगर तीनों मैं को आपसे ट्रीट करना पूछूँ हमें डिफरेंट हाँ जी, तरीके से हमें तीनों को ट्रीट करना होगा। तो कहने का स्पेक्ट्रम हाँ, का जो पर्पज़ है मेन ना, स्पेक्ट्रम का जो नेम दिया गया है, वो इसी बेस पे दिया गया है कि हर ऑटिस्टिक चाइल्ड दूसरे ऑटिस्टिक चाइल्ड से डिफरेंट होता है। जिस ओके, तरह हम सो जिस तरह इसको हम सिर्फ़ रेनबो देखते हैं ना, हाँ रेनबो हम जी। जिस तरह देखते हैं, तो रेनबो में आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, स्पेक्ट्रम का एक नाम साथ देते हैं हम लेकिन उसे। लेकिन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जी। तो स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि उनकी बिहेवियर अलग होंगे लेकिन उनका जो ब्रेन है वो एक्टिवली एक ही जैसा काम करता है या अलग काम करता है। नहीं, वो आपके अपनी सराउंडिंग को वो उसी तरह परसीव करेगा। किसी के अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, किसी के अंदर सेंसिटिविटी कम होगी। क्या ऑटिज़्म सेंसिटिविटी से याद आया, क्या ऑटिज़्म इमोशनल हाई होने की वजह से भी हो सकता है किसी बच्चे के अंदर? कहीं उसे बहुत सीवियरली नेग्लेक्ट किया जा रहा हो या सीवियरली उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिया जाता हो। क्या वो बाय बर्थ होता है या बाय एज किसी ट्रॉमा के ज़रिए या किसी मिसलीड या नेग्लेक्शन की वजह से बच्चे के साथ ऑटिज़्म हो जाता है? अच्छा, ऑटिज़्म के लिए जो है ना, ये बाय बर्थ हम कह सकते हैं। जैसे ऑटिज़्म का जो है ये जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है, या जब आपकी ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 9 मंथ में ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, तो जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, उसके अंदर ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पहले से होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है? अ, अच्छा, जी, अब उसके बाद 6 मंथ में जब उसकी ब्रेन की, जैसे 6 मंथ है, फिर 1 ईयर है, ब्रेन की मज़ीद डेवलपमेंट होती है। तो अब उसमें क्या है कि एक आम बच्चा जो होता है, उसकी जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की वैसे डेवलपमेंट नहीं होती है। अच्छा, इसको हम इस हुँ, तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए हमने ये सुना है कि वो सुनते नहीं हैं। जी, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको आप कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये इश्यू होता है कि हो सकता है कि इनके अंदर हियरिंग प्रॉब्लम हो। तो हाँ, बेसिकली हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको पता है कि जो साउंड वेव्स जो होती हैं, जब हम साउंड्स को जब हम परसीव करते हैं, तो हमारा जो कान है, वो उसको वेव्स की फॉर्म में ब्रेन तक पहुँचाता है। ठीक है? तो जो ठीक है, एयर ड्रम तक साउंड पहुँचने का जो प्रोसेस होता है एयर ड्रम तक, वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में और एक नॉर्मल चाइल्ड में सेम होता है। ठीक है। हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, एयर ड्रम के बाद जब वो साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में, जब वो साइनेप्सेस बन रहे होते हैं, और जो एक न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक पूरा सिलसिला होता है, तो जो एक कॉमन मैन होता है या फिर जो कॉमन चाइल्ड होता है, उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या जो साइनेप्सेस बन रहे होते हैं, जो वेव्स की फॉर्म में साउंड जो है वो ब्रेन तक जा पहुँचता है। तो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में ये होता है कि जो साइनेप्सेस हैं वो ज़्यादा बन रहे होते हैं। ओह! हुँ, हुँ। ठीक है? और चूँकि साइनेप्सेस बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो जब हम उनसे कुछ भी कह रहे होते हैं, तो वो वेव्स की फॉर्म में ब्रेन तक वो मैसेज पहुँचता ही नहीं है। बस एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को एक शोर-सा आवाज़ उसे लगता है कि बस कुछ बाहर शोर-सा हो रहा है। वो उसको ओह! जो है रजिस्टर नहीं कर पाता है। सही, सही, ठीक है। और आगे अगर हम चलते हैं मॉडरेट और सीवियर केस में? और मॉडरेट में भी यही होता है, मॉडरेट में भी सेम होते हैं, सेम साइनेप्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। सीवियर में ये होता है कि साइनेप्सेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी कि उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब उसमें ये होता है कि प्रॉब्लम तो सेम होती है, लेकिन क्या सिर्फ़ सिवियरिटी उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये अब बहुत ही सिवियरिटी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं है क्या क्यों नहीं हमें रिस्पॉन्ड कर रहे होते? क्योंकि यहाँ पर
केमिस्ट्री बहुत हाई होती है। नो अच्छा वंडर क्यों कि नहीं हाँ, हाँ, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं? मैंने अभी आपको जैसे बताया कि रिस्पॉन्ड ना करने का बेसिकली पर्पस ये होता है कि उनका हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है, तो आपके ब्रेन के अंदर जो साइनेप्सिस बनते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। सही है। सही। अच्छा अब क्या है कि चूंकि उनका अटेंशन स्पैन ही नहीं बन पाता ना, वो आपको फोकस ही नहीं कर पाते, वो आपको सुन ही नहीं सकते, उनको लगता है कि बस एक शोर की आवाज आ रही है। तो हम्म। अब हमें क्या करना होता है, उनको इंगेज करना होता है। इंगेज करते हम जितना उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, तो इंगेज करने से क्या होगा, उनका कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ेगा। जब उनको उनका कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ेगा और हम कंटिन्यूअसली जब उनको हम इंगेज करेंगे अपने साथ डिफरेंट एक्टिविटी में, डिफरेंट फन प्ले में, तो फिर क्या होगा कि फिर उन्हें फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी कि अब हमने जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। वो फिर उसको रजिस्टर करना शुरू कर देते हैं। ओके, मतलब इट्स एक्सेप्टेंस पे आ जाता है कि हुँ, वो अडॉप्ट कर सकते हैं, पर विद हाँ। सम जेनेटिकली होता है ये। अच्छा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी कोई अगर है इस तरह का ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो फिर भी इट माइट बी पॉसिबल कि जो है नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड हो जाए। ये जेनेटिकली भी हो सकता है। ठीक है, जेनेटिकल भी हो सकता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो ऑटिज़्म होता है, बच्चे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अ, अगर आप बताना चाहें, क्या हुँ, ये हुँ। कोई मिथ है कि बच्चे इंजेक्शन के बाद 18 मंथ्स का एक वैक्सीनेशन होता है, उसके लगाने के बाद ऑटिज़्म डिस्प्ले होता है, या उससे पहले कुछ सिम्पटम्स होते हैं लेकिन माँ-बाप उसे भूल मतलब उसे ध्यान नहीं दे रहे होते, उसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे होते कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, वो उसे नॉर्मल समझ रहे होते हैं। नहीं, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जी। ये मिथ है सिर्फ़। हाँ, ये हुँ, सिर्फ़ एक मिथ है कि वैक्सीनेशन से ऑटिज़्म हो जाता है या पेरेंटिंग कोई स्टाइल से ऑटिज़्म रिएक्शन हो हो जाता जाता है। है। हाँ, बिल्कुल, या आपकी ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल ऐसी होती है जिसकी वज़ह से ऑटिज़्म हो जाता है, या फिर अगर मदर ने बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन ब टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो फिर ऑटिज़्म हो जाता है, या ये बच्चे सारे ने अगर मिथ हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ किया है, तो फिर ऑटिज़्म हो जाता है। ये सारे मिथ्स हैं। इनका ओके, रियलिटी से थैंक कोई यू। हाँ, कोई ताल्लुक थैंक यू नहीं है। सो मच। थैंक यू फॉर हुँ। क्लैरिफिकेशन। एक मिथ मुझे याद आई कि क्या होता है कि माँ समझती है कि एक बेटे को ऑटिज़्म निकल गया। जब वो अपना डायग्नोज़ करा बच्चों का एक पूरा फैमिली डायग्नोज़ होता है 5 साल की उम्र में या व्हाटएवर, जी। तो उसे पता चलता है कि दरहकीकत में उसकी जीन में या जिन उसकी जीन में ऑटिस्टिक या ऑटिज़्म सेल्स थे। अब हुँ। वो परेशान होती है कि वो अपना जो मदर फीड है वो कराना चाहती है अपने सेकंड और थर्ड बच्चे को, लेकिन अब वो कहती है कि नहीं, मुझे पता चल गया कि मेरी जिन में है, मेरी जेनेटिकली मैं ऐसी हूँ कि मैं बच्चे को ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब वो दूध ना पिलाए अपने दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को टू प्रोटेक्ट। क्या ये भी मिथ है नहीं, नहीं, ये तो मिथ है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। कि जी। मदर मिल्क से ऑटिज्म नहीं ट्रांसफर नहीं, होता, नहीं, राइट? नहीं, ऐसा हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये तो 100% मिथ है। ऐसा नहीं होता ठीक है। जब जो है हाँ, ये एट द टाइम ऑफ जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर बर्थ जब ब्रेन डेवलपमेंट होती है, तब उसके न्यूरोलॉजिकली उसकी डेवलपमेंट जब होती है ना बच्चे की, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो ये आप एक बता न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर है। हम्म। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, क्योंकि उसकी जब ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा सही। अब आपने हाँ, आपने मुझसे पूछा कि आपने जैसे ब्रेन डेवलपमेंट कहा, क्या ऐसा होता है हम्म, कि कुछ हिस्सा ब्रेन का डेवलप हो रहा होता है, कुछ हिस्सा नहीं डेवलप हो रहा होता? आपने हियरिंग को तो हाँ ऐसा पूरी तरह से हमें क्लेरिफाई कर दिया, ब्रेन का लेकिन जी 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 जी। ब्रेन का कुछ पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा जो है वो बिगर इन साइज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हुँ। अब जब जी। ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो बिगर इन साइज़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग को उस तरीके से परसीव नहीं करता है, जिस तरीके से हम या एक आम बच्चे जो है वो परसीव करते हैं। ठीक है। वो उस तरीके से जो है वो अपनी सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग को वो नहीं देखता है। हुँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो अपने मदर को या अपने फादर को भी वो नहीं रजिस्टर कर पाता है। जैसे एक ओह! आम बच्चा जो होता है वो 6 टू 7 मंथ में मामा, पापा बोलना हल्का-हल्का बोलना सा शुरू कर देता है या हुँ, वो हुँ। बैबलिंग स्टार्ट करता है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो लेकिन अगर एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो वो फिर एक आवाज़ सिर्फ़ उसकी निकलेगी माँ, बा या मामा, बाबा। लेकिन क्या है कि वो उसको फिंगर आउट नहीं करता है, वो उसको पॉइंट आउट नहीं करता है कि हाँ, ये ही मेरे बाबा हैं, ये ही मेरी मामा हैं।
वो मामा ठीक को है। देख के मामा नहीं कहता, वो बाबा को देख के बाबा नहीं कहता, बस वो जो है वो बस रैंडमली आवाज़ें निकाल रहा होता है, मामा, बाबा। तो ये सबसे बड़ा जो है ये एक रेड फ्लैग होता है। तो इससे हमने जो है वो नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है। 3 टू 4 मंथ से ही हमने बच्चे को नोटिस करना है कि जो है वो रेड फ्लैग्स हमें एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के रेड फ्लैग्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या बाय होता है बर्थ कि जी, जी, ये हाँ। बाय बर्थ होता है बाय और बर्थ उसके तो हम अंदर उसको नहीं नोटिस कर पाते हैं। हाँ, जी बाय हाँ, बर्थ तो हम एट द टाइम ऑफ बर्थ तो हम उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, जी, ये तो बाय बर्थ होता है, ठीक है? हाँ जी। लेकिन और आफ्टर ती बर्थ भी होती है, जैसे अभी 3 मैंने मंथ्स टू बताया आपको। जी, आपने कहा कि 3 मंथ्स टू 6 मंथ के जी। अंदर उसके हुँ, सिम्पटम्स हुँ, नज़र आना शुरू होते हैं, तो उसे हो इग्नोर जाते नहीं हैं। करना चाहिए, उसे राइट अवे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑब्ज़र्व जैसे करना फॉर चाहिए। एग्ज़ाम्पल जो एक नॉर्मल चाइल्ड है ना, नॉर्मल चाइल्ड है 3 टू 4 मंथ का है। अब आप उसे उसके सामने अगर टॉय रखेंगे तो वो टॉय को ट्रैक करेगा, या अगर सही आप उसकी तरफ एक सोशल स्माइल देना वो शुरू कर देगा 6 टू 7 मंथ में। वो सोशल स्माइल कि आप उसकी दैट्स तरफ मीन्स अगर ही स्माइल रिकॉग्नाइज़ यू। हाँ, आप उसकी तरफ ठीक है, स्माइल करते हो तो वो भी आपको स्माइल करता है, सही है? ठीक है। तो वो आपको हर चीज़ को वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा। एज़ अ लेकिन फॉर्मल चाइल्ड, लेकिन जब हाँ, हम एज़ अ बात करते नॉर्मल हैं चाइल्ड हाँ, एक्सेप्शनल चाइल्ड एएसडी की, तो बिल्कुल। वो ये रिस्पॉन्स नहीं करता। वो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो आपको स्माइल नहीं देगा, वो आपको ट्रैकिंग नहीं करेगा, बैबलिंग में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये आपको नोट करनी होती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर स्पीच डिलेट का प्रॉब्लम आ जाता है। जी। उसके बाद जो है वो स्पीच डिलेट का प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो लिमिटेड होता है, यानी कि वो कभी अगर आप उसको अगर वो 1 साल का है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको 1 साल तक आपने इग्नोर किया। अब 1 साल के बाद आपने जब उसे टॉय दिया कोई, तो अब एक जो नॉर्मल बच्चा होगा वो उस टॉय को जो है वो होल खेलेगा ना, हाँ, होल वो उसको प्ले प्रोसेस करेगा। वो चेक करता है कि ये काम कैसे कर रहा जी, है एंड हाउ द लेकिन जो ऑटिज़्म एक हाँ। चाइल्ड लेकिन जो बिहेव। एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा, वो क्या करेगा, वो उस टॉय का कोई एक पार्ट लेगा और उस पार्ट को वो और कंटीन्यूअसली उसको देखता रहेगा, या फिर वो उसको पॉइंट आउट करता रहेगा, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर एक गाड़ी ले ली, अगर एक हमने टॉय कार ली और अगर हम किसी बच्चे को टॉय कार अगर हम दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो टॉय कार से खेलेगा। हाँ जी, वो रोल करेगा ठीक उसे। है? हाँ, लेकिन अगर जो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा, ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या करता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड उस टॉय कार को लेके, उसके एक व्हील को लेके वो स्पिन करता रहेगा, स्पिन कंटीन्यूअसली वो उसमें इतना मगन हो जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा, वो घंटों उसको स्पिन करता रहेगा। लेकिन वो लर्निंग तो वो भी तो बना रहा है ना? नहीं, वो लर्निंग नहीं होती है ना, वो जो होती है, वो एक रेड फ्लैग होता है। ओके, ये गॉट इट। रेड फ्लैग है कि नॉर्मल जो बच्चे जो हैं, वो इस तरीके से नहीं कर रहे होते हैं। तो अब अच्छा, अब हम हमें उसमें कैसे क्या रिस्पॉ करते हैं, हम हाँ, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा कहने का बहुत शरीफ यहाँ पे भी एक बहुत सवाल शरीफ बनता है। है और जो है शरारतें नहीं कर रहा है, वो एक जगह बैठ के उसको एक कोई टॉय पकड़ा दो, वो उसके साथ खेलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है। देखिए, बच्चे हुँ। एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? एज़ अ चाइल्ड इन एएसडी जब वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो कंटीन्यूअसली एक्सप्लोर कर रहा है। दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर फैमिली टू रिकॉग्नाइज़ कि उनके बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेज़ हैं। क्या चेंजेज़ वो आ उसे रहे हैं। रोक दें, उसे गाड़ी ले लें या उसे खेलते रहने दें? नहीं, नहीं, आप जब ये साइन देख रहे हैं, आप जब ये सिम्पटम देख रहे हैं कि आपने सिम्पटम पहले एक सिम्पटम देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, तो अब आप जब ये देख रहे हैं सारी चीज़ों को, अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपने उससे वो चीज़ ले ली, हुँ, तो चूँकि उनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर जब आप उससे ले लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा शाउट करेगा, वो रोता है ज़िद बहुत और ये तो करेगा। बहुत नेचुरल रिस्पॉन्ड है किसी भी बच्चे का। जी। अच्छा हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें नेचुरल भी होती हैं, लेकिन ये ऑटिज़्म में भी ये हो सकती हैं। तो लेकिन क्या है, आपने अपनी कीन ऑब्ज़र्वेशन कर रखनी है। फिर ओके, उसके बाद जो वो स्पीच डिलेट का मसला आ जाता है। स्पीच अब डिले 1 का साल हो मसला आता गया, है, अब उसमें जो बच्चा है बात फिर नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल। अब उसमें ये जो है प्रॉब्लम आ जाती है कि जो आपकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं दादी, दादा, नाना-नानी, फूप्पी, ये सारे आपको फिर मशवरा देते हैं कि भई जो है आपने किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता है कि उसकी फैमिली में भी किसी बच्चे ने देर से बोला, 5 साल में बोला, तो अब वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोल रहा है। मैं उसके बच्चे आई उसके स्टार्टेड स्पीक 3 एंड अ हाल्फ माय मॉम टोल्ड मी। अच्छा। लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं कभी परेशान नहीं हुई। लोग कहते होंगे मेरी मदर को भी कि ये बिल्कुल। बोल नहीं रही वैसे। लेकिन देयर इज़ नथिंग लाइक आई डोंट नो पाकिस्तान में तो होता है, पहले कभी स्पीच डायग्नोसिस नहीं डिलेट का होता। तो है प्रॉब्लम हाँ। ओके, सारे जो स्पीच डिलेड होते हैं वो ऑटिस्टिक नहीं होते हैं। ठीक है।
थैंक यू। हुँ। तो अच्छा, फिर वो आपके इमोशंस को भी नहीं समझ रहा होता, आप गुस्सा कर रहे हैं या आप प्यार कर रहे हैं, आप क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो आपको सोशली इंटैक्ट तो कर नहीं रहा है आपको ना, तो आपके इमोशंस को वो रजिस्टर नहीं कर पाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं अपनी हर चीज़ के लिए, अगर उनको कोई चीज़ खानी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन्हें खाना खिलाएँगे तो वो खाना नहीं खाएँगे, आप उन्हें जूस पिलाएँगे तो वो जूस पी लेंगे, ओके, ईज़िली। तो ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल भी होती हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो बार-बार हो रही हैं, तो ये रेड फ्लैग्स जो है, साइन जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाते हैं कि समथिंग इज़ डिफरेंट। कुछ अलग है। तो हाँ, तो फिर हमने जो है वो फिर रूटीन स्क्रीनिंग एक करानी होती है कि आया कि ये डिलेड स्पीच का प्रॉब्लम है, या फिर ये बिहेवियरल इश्यू है, या फिर ये ऑटिज़्म है। ठीक आपने है। रूटीन स्क्रीनिंग करानी है, लेकिन ये हम रूटीन स्क्रीनिंग हम नहीं कराते हैं, हम छोड़ देते हैं। और अगर अगर खुदा न ख़ास्ता वो ऑटिज़्म, अगर ये सारे साइन्स जो होते हैं, ये सारे रेड फ्लैग्स जो होते हैं, ये ऑटिज़्म के होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम इतना लेट कर देते हैं कि वो उसके फिर क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। हुँ। तो व्हाट इज़ द एज कि अब फैमिली को एक दफ़ा जाके डायग्नोज़ करा लेना चाहिए कि इसमें ये डिलेज़ आ रहे हैं, इसमें ये पैटर्न्स हैं, तो वो एज कौन-सी है जिसमें अब वो डायग्नोज़ के लिए रेडी है बच्चा? 6 मंथ में भी करा सकते हैं, अगर 6 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप 6 मंथ में भी करा सकते हैं। वो वैसे फिज़िकली 1.5। ऐसे भी करते हैं बच्चे हाँ, कंटीन्यूअसली राइट? और बिल्कुल। जब अगर वो हाँ, चलने वाले बच्चे हैं फ्लैपिंग तो करते दे हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं टोज़ वो कंटीन्यूअसली। अपने टोज़ पे चलते हैं। बिल्कुल। ठीक है। रॉकिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रॉकिंग कर रहे हैं, हैंड जी। फ्लैपिंग कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। फ़ोकस, अगर किसी भी चीज़ को अगर वो देख रहे हैं, तो वो घंटों उस चीज़ को देख रहे होते हैं। कोई मीनिंग नहीं होता उसका? जस्ट वंडरिंग। नहीं, नहीं, कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता है ये। हुँ। ओके, ठीक है। अच्छा, चूँकि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है, एजुकेटेड नहीं होते हैं पेरेंट्स, तो वो क्या होते हैं, कुछ पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं कि भई हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, समझदार है, चीज़ों को खराब नहीं करता, बिगाड़ता नहीं है, एक जगह हुँ, टिक के बैठा दो तो बैठा रहता है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसे हमें अब तो अवेयरनेस हो रही है, अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कीन ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं जो कि उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। बार-बार रिजेक्शन हो रही होती है। क्योंकि ये जो वर्ड है ना ऑटिज़्म, तो ये ऑटिज़्म जो होता है, ये इतना पेनफुल होता है कि ये इसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है। देयर यू गो। मैं इस सवाल पे आने वाली थी कि अब पेरेंट्स को लग हुँ, रहा है कि देयर इज़ सम चेंज। लेकिन हुँ। अब वही तो बात है ना, पहले वो तो माने ना कि हाँ, देयर इज़ अ वो तो चेंज। माना है। और इतना मुश्किल एक डिप्रेशन पे चले जाते हैं फैमिली, हुँ, लोगों से मिलते नहीं है किसी मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉसिटी हो जाती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा केओस भी होते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करें लोगों को, लोग पूछेंगे आपके बच्चे मुख्तलिफ लग रहे हैं। अ, कैसे एक फैमिली इसके कोप अप लिए करे जब अब हुँ, फैमिली को पता चल गया है कि पता अब चल कोप अप गया है, कैसे राइट। करें? हुँ। अच्छा, जस्ट अब इन पता इन चल द गया है इन द कि फ्रेमवर्क अगर हम बताना चाहें फैमिली को सिर्फ। हुँ। अच्छा, अब पता चल गया है कि ऑटिज़्म है, मेरे बच्चे को जी, ऑटिज़्म है, जी। सही है? अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले जो है वो एक्सेप्टेंस होती है, क्योंकि ये इतना पेनफुल होता है कि अगर आप किसी अ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या फिर आप किसी पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, अगर उसने डायग्नोज़ कर दिया है, असेसमेंट हो गई है, डायग्नोज़ कर दिया है कि ये आपका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, तो उसको एक्सेप्ट करना ही इतना मुश्किल होता है। मदर जो है वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाती हैं उस चीज़ के लिए कि क्योंकि जब मदर को ही, अगर जो पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, दोनों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है कि भई और अब ये चीज़ उनको हो गई है। कैसे करें? हाँ। जी, अब ये चीज़ हो गई है, इसमें ना हमारा कोई कसूर है, ना ही बच्चे का कोई कसूर है। ठीक है। ठीक है? अब एक ये चैलेंज है, हम इसे ना डिज़ीज़ कह सकते हैं, इसे हम डिज़ीज़ तो नहीं कहते हैं, एएसडी इज़ नॉट अ डिज़ीज़। ये तो भी ये जो है एक ये बच्चे के लिए ब्रेन हुँ, फंक्शनिंग का इश्यू है, मतलब इट्स बिल्कुल, नॉट एक वो किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ना अब ना पेरेंट्स के हाथ में, ना उस बच्चे के बिल्कुल, हाथ में, वो भी हाँ, मासूम सा बच्चा है, ठीक है? अब हुँ, उस बच्चे की कैफ़ियत हो रही है क्योंकि वो डायरेक्शन ले रहा है अपने ही ब्रेन से जितना हिस्सा बढ़ रहा है, राइट? बिल्कुल। तो ठीक अब है। ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अब क्या है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस और होप। वॉव! वेरी, वेरी होप इम्पैक्टफुल, येस। होप। हाँ, होप होप सबसे किस पहले है हाँ, कि अगर आपको होप नहीं होगी, तो फिर आप
नेक्स्ट स्टेप पे आप जा ही नहीं सकेंगे। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई, लेकिन अगर एक्सेप्ट करने के बाद आपने छोड़ दिया कि नहीं भाई अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, ये भी अब गलत ये, है। हाँ, ये एक ऐसा बच्चा है कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो तो नॉर्मल ही नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। जी, तो फिर जो है एक्सेप्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने होप नहीं छोड़नी है अपनी। वेरी, क्योंकि वेरी अगर गुड। आपको होप होगी, आप इतनी डेडिकेटेड होंगी, तो फिर आप अपने बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल दे सकेंगी। इसमें क्योंकि हाई बहुत चांसेस सारे, होते हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यानी कि जैसे इसमें स्पेक्ट्रम का वर्ड है कि माइल्ड है, मॉडरेट है और इसमें जो है सीवियर है। तो जो ठीक। माइल्ड होते हैं, माइल्ड अगर उनके अंदर सिम्पटम्स होते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको ट्रीट करना आसान होता है। वो आगे जाके जो है अगर उनकी हम थेरेपी करेंगे और डिफरेंट उनके टूल्स यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि वो एक नॉर्मल बच्चे से की तरह ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। और हम्म। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा आपको अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाते हैं। उनका भी आईक्यू मॉडरेट में लेवल हाई होता है, बिल्कुल, उनका एजुकेशन। आईक्यू लेवल इतना अच्छा होता है। तो और मॉडरेट में भी यही है कि मॉडरेट में थोड़ी-सी माइल्ड से बनिस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि उनके लिए बहुत भी यही चीज़ है। यूनिक होता है ऑटिज्म चाइल्ड, वो कन्वर्सेशन जी, लैंग्वेज को तो प्रोसेस नहीं कर पाता, लेकिन वो रीडिंग भी सीख जाता है 2 साल की उम्र में, बिल्कुल, 3 साल की उम्र में वो स्पेलिंग्स भी कर सकता है, 4 साल की उम्र में बिल्कुल, वो पढ़ा हुआ समझा भी सकता है कि इसमें ये लिखा है, समझा भी सकते हैं। इसका ये मतलब है, नो दिस इज़ व्हाट बिल्कुल। राइट। जैसे हम ये कहते हैं ना ऑटिस्टिक चाइल्ड के बारे में कहते हैं कि आई एम नॉट डिफरेंट। जी, आई एम नॉट डिफरेंट। हुँ। जी। अ, तो आगे बस उन्हें चलते ये है हैं कि आपने कि आपने सोशल सपोर्ट करनी है, उनको सबसे ज़्यादा मदर का डेडिकेटेड होना ज़रूरी है। माँ जितनी ज़्यादा डेडिकेटेड होंगी, वो उतनी क्योंकि एक माँ ही जो होती है आप डॉक्टर के पास कितना लेके जाएँगे? आप थेरेपी कितना लेके करवाएँगे आप? सही है? अच्छा, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने अर्ली इंटरवेंशन आपने करवा ली, जितनी जल्दी आपने इसकी अर्ली इंटरवेंशन करवाई है, उतनी जल्दी आप इसकी थेरेपीज़ शुरू कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशंस मीन्स अर्ली इंटरवेंशंस मीन्स कि आपने अगर बच्चे को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया और आपने 3 टू 4 इयर्स में जाके आपको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, अब तो सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, अब हमने इसे लेके जाना है। ठीक है, अब ये ठीक है? अब देर की तरफ हाँ, जा रहे अब हैं आप, हमने ठीक। डायग्नोज़ करवाने के लिए लेके जाना है, तो फिर क्या होगा कि वो लेट हो जाते हैं अब। जब वो क्या होता है कि वो माइल्ड और मॉडरेट के बाद जो है वो फिर सीवियर पे पहुँच जाते हैं। हुँ। अ, और सीवियर कैसा कितना खतरनाक हो सकता है? मैंने देखा है कि बहुत सारे सीवियर में बच्चे ये तो होता है कि व्हीलचेयर पे अच्छा भी जैसे होते हैं। माइल्ड, अगर आपको माइल्ड है ऑटिज़्म, अगर माइल्ड अगर आपके पास सिम्पटम है, यानी कि डिलेड स्पीच भी है, बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं, तो फिर क्या होता है उसको कंट्रोल करना आसान होता है। ठीक है, आप वो सिर्फ़ थेरेपीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है? इसमें सिर्फ़ थेरेपीज़ काम आती हैं, जितनी थेरेपी, अच्छा, थेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि कोई टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं। थेरेपी जो है आपने, ये नहीं होता है कि आप जो है किसी टूल या किसी मशीन के ज़रिए आप उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थेरेपी से तो मतलब है सिर्फ़ विजुअल्स दिखाने पड़ते हैं बच्चे को, क्योंकि थेरेपीज़ के ये है कि आपने पिक्चर उसको एंगेज करना है। और कैसे एंगेज करना है? अगर मैं आपसे पूछूँ? जी, अच्छा, एंगेज करने के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अब कहते हैं कि भई एंगेज करना है। अब एंगेज करने के लिए क्या किया, आपने उनके सामने बुक्स रख दी। ठीक है, सही है? अब बुक्स रख दी या फिर कलर आपने अपने रूम में ही कलर दिखाने शुरू कर दिए कि भई ये रेड है, ये ब्लू है, ये बनाना है, ये एप्पल है। हुँ? अब ठीक उसे है। हम बार-बार, बार-बार हम रीइन्फोर्समेंट कर रहे हैं इस चीज़ की। फिर 2 से 3 दिन के हुँ, बाद हम उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ भई ये क्या है, ये क्या है, ये कौन-सा कलर है? तो बच्चा आपको नहीं बताएगा। राइट, सही है? हमारी ये कोशिश होती है कि भई जो है जिस तरह नॉर्मल बच्चा है जो 3 टू 4 इयर्स में वो कलर के रिकॉग्निशन कर लेता है, नंबर्स को याद कर लेता है, तो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड भी ये सारी चीज़ें कर ले। तो एंगेज का मकसद ये होता है कि आपने उससे उसके साथ जो है वो डिफरेंट गेम्स खेलने हैं। कोई भी गेम होता है, फन प्ले गेम खेलना होता है आपने उसके साथ। ठीक तो है, जितना ज़्यादा आप उसके साथ, अच्छा, एंगेज का ये नहीं है कि आपने उसे कोई टॉय दे दिया और आपने उसे छोड़ दिया कि भई वो एंगेज हो गया। ठीक है। या आपने उसे मोबाइल दे दिया और वो एंगेज हो गया। एंगेज ये का तो मतलब हम है कि फॉर्मल के आपने, साथ भी कर सकते हैं और ये तो चाइल्ड विद एक्सेप्शन के साथ तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है, एंगेज का मतलब है आपने फिज़िकली उनके साथ 24 आवर्स आपने उनको इन्वॉल्व अपने होना है। साथ एंगेज रखना है।
इन्वॉल्व होना है इंस्टेड जी, ऑफ एंगेज। इन्वॉल्व होना है, उनकी जी, सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, उनको या पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। उनको यानी कि सिखाने की कोशिश नहीं करनी है जो आपने कि मुझे आप उन्हें समझ कुछ में सिखाना जो है। मुझे समझ में आया है आपकी बात के, फर्ज करें हम साथ में बैठे हुए हैं और ये एक जार है मेरे पास, हम दोनों इसको देख रहे हैं, क्योंकि जी, वो बच्चे रीड कर सकते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी बाय नेचर होती है, और हुँ, वो रीडिंग शुरू कर सकते हैं, तो हम उनको हम पढ़ते रहें उनके साथ साथ, उनको फॉलो अप करें। दिस इज व्हाट यू मीन बिल्कुल। एंगेजमेंट, कि जो वो कर रहे हैं उस पे हम उनको फॉलो अप करते रहें। नहीं, अब नहीं आप अगर वो स्पिनिंग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ स्पिनिंग करेंगी। अगर वो स्पिनिंग कर रहे हैं हुँ, तो फिर मैं उसे हुँ। वर्ड देकर स्पिन करूंगी, नहीं, आप तो उसे स्पिन। फिर या फिर नहीं, नहीं। व्हील्स, जैसे गाना गाते हैं, व्हील्स ऑन द बस गोस, नहीं। हुँ। आपने उनको जो है वो डिफरेंट एक्टिवि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज नहीं करना है, बल्कि उनको आपने एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देना है, ठीक है, ठीक है? मेक सेंस, या मीनिंगफुल आपने उनको एक स्ट्रक्चर देना है। अच्छा, जब आप उनकी लिमिटेशन पे आपने नहीं फ़ोकस करना है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके अंदर लिमिटेशन है। अगर आप लिमिटेशन पे फ़ोकस करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी, आप उन स्ट्रेंथ को डिस्कवर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, जैकब बर्नेट। हम्म। तो इसे जो है वो एट द एज ऑफ 2 2 साल की उम्र में इसे बता दिया गया है कि ये जो है वो ऑटिस्टिक है, ठीक है। ठीक है? और ये कभी भी बोल नहीं सकता है, यानी कि ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता है। तो अब इसे ज़ाहिर-सी बात है स्कूल से भी फिर निकाल दिया गया। तो फिर अब चूँकि इसकी मदर इतनी डेडिकेशन थी, इनकी मदर के अंदर इतनी डेडिकेशन थी, तो अब क्या हुआ कि इनकी मदर की सपोर्ट से और जो स्ट्रेंथ उनकी मदर ने दी उन्हें, उससे क्या हुआ कि इसने एट द एज ऑफ 10 10 साल हम्म। की उम्र में इसने यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी, वाओ। 10 साल की उम्र में, जी। And और that's a meaningful, 14 ईयर्स physics, chemistry are the meaningful या science, like फिज़िक्स it's इज़ सो very डिफिकल्ट meaningful। सब्जेक्ट। डिफिकल्ट है लेकिन बिल्कुल मीनिंगफुल है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद एट द एज ऑफ 14 इसने क्वांटम फिज़िक्स पे वर्क करना शुरू कर दिया। हम्म। अब 14 एक बच्चा जिसको 2 साल में ऑटिज़्म डायग्नोज़ हो गया कि ही इज़ ऑन ऑटिज़्म और ये बोल भी नहीं सकता है। 14 इयर्स में उसने क्वांटम फिज़िक्स में रिसर्च शुरू कर दी, वर्किंग शुरू कर दी उसने और फिर अब माशाल्लाह से अब वो जो एक मैथमेटिशियन है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और पूरे वर्ल्ड को इसने बता दिया है कि व्हाट इज़ पॉसिबल। हर वाओ। चीज़ मुमकिन है। हम कम फॉर्मल की तरह तो नहीं आपसे सोशल हो सकते, लेकिन हम सोशल के एक नए अंदाज से भी सोशल हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। अपने इंटेलेक्चुअल, उनकी, क्योंकि इन बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है। बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाँ। अच्छा, जैसे एक इंटेलेक्चुअल से और मतलब है ये कि फहम, हुँ, फहम अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हो, लेकिन वो बुक से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर रिलेटेड चीजों की फहम उनके अंदर होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा, जैसे एलन मस्क ने तो खुद पब्लिकली इस स्टेटमेंट दी थी कि ही इज़ ऑन ऑटिज़्म। रियली? जी ओके। हाँ, एलन मस्क ने खुद ये चीज़ जो है वो पब्लिकली कही थी कि जो है वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था। लेकिन आज देखिए माशाल्लाह जो है बिजनेसमैन है, वो हाई बिलियनियर बिल्कुल। से, मतलब ही इज अर्निंग वेरी हाई इनकम, हुँ। जनरेटिंग इनकम नाउ आई वुड से। इसी तरह और भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल है, आइंस्टाइन के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन कि इतना वो कोई देर से बोले थे, उनकी जी, सोशल एथिक्स डिलेड अच्छी स्पीच नहीं था। थी। अच्छा, एक जो है वो रिनोन्ड फुटबॉलर है मेसी। ओह रियली? या अच्छा, अच्छा, मैं भी एक ऑटिज्म। ही इज़ नॉट ऑटिस्टिक चाइल्ड बट उसकी उनके अंदर जो सिम्पटम्स हैं, काफ़ी सारे सिम्पटम्स उनके अंदर जो नज़र आ रहे होते हैं, तो वो कहा जाता है कि ही इज़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। आपको पता है मेरी एक जानने वाली हैं, मैंने उनसे इस समय उन्होंने उसके बाद कोई बच्चा नहीं किया, वो बहुत घबरा गई थी। उन्होंने वो समझी कि शायद इसी तरह से मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैं खुद भी हुँ, डायग्नोज़ हुई हूँ ऑटिज़्म से, उस मदर ने मुझे बताया। एंड ओके। ही शी पुट उन उसने उसको, क्योंकि वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता था, तो उन्होंने हुँ, उसे सॉकर में डाल दिया, बिलीव मी, एंड ही इज़ प्लेइंग ओह! अमेजिंगली। ही इज़ मेबी से 18 और 19 इयर्स ओल्ड नाउ। सो लुक लाइक दैट ही इज़ मेबी ऑन लेवल 1 स्पेक्ट्रम। ओके, जी, नहीं वो वाक़ई में मैंने खुद देखा ये केस। एंड इट वाज अमेज्ड कि किस तरह से इस माँ ने खुद को कोप अप भी किया और वो उसको सपोर्ट भी करती है, एंड माशाल्लाह शी इज सिंगल मदर टू। तो बहुत बड़ी बात है
कि क्योंकि हुँ, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो नाउ शी इज़ रेज़िंग अच्छा, बाय हरसेल्फ। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की इसी डर से कि उनके बेटे को कोई एक्सेप्ट ना करे। तो अच्छा। चलें, इट वुड बी अच्छा या ये भी होता है कि जैसे अब चूँकि ऑटिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों में। अच्छा ये भी तो बताइए ना कि हुँ, इंक्रीज़ हो रहा है या डायग्नोज़ अब होने लगा है, पहले डायग्नोज़ जी। नहीं होता था? या यही है कि अब हमें नज़र आ रहा है कि पहले जैसे होता था कि 1000 अगर हैं बच्चे तो उसमें से 1 या 2 बच्चे या 5 या 6 बच्चों को जो ऑटिज़्म बहुत होता था। सीवियर होते थे वही डायग्नोज़ हो पाते थे, जी, राइट? लेकिन अब जो है अब परसेंटेज इस तरह है कि अगर 1000 इस बच्चे हैं तो उसमें से 88 बच्चों को या 90 जो है वो ऑटिज़्म है। तो वो ऐसा इस नहीं है कि जी, हाँ, ऐसा नहीं है कि अब बहुत तेज़ी से बच्चे जो है वो ऑटिस्टिक चाइल्ड हो रहे हैं, बल्कि ये हो रहा है कि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ रही है कि रजिस्टर्ड हो रहे हैं अब ज़्यादा। पहले रजिस्टर्ड दैट्स नहीं होते ट्रू। थे, पहले पता नहीं चलता था पता फैमिली नहीं में चल पाता था। क्योंकि एक उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो उसी प्रॉब्लम के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और माशाल्लाह से वो उनकी शादियाँ भी होती हैं, वो फैमिली भी पूरा उनकी फैमिली भी होती है, जो तो लेवल ऐसी 1 कोई पे होते प्रॉब्लम हैं। हाँ, ऐसी कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होती है। सीवियर को देखा गया है कि मॉड जितना वो डिलेज़ होते हैं, इसी तरह से एक टाइम एक डिले का ये भी है कि फिर वो बेचारे ना दाँत उनके ग्रो हो पाते हैं, ना ही जी, उनका उनका फेस भी बहुत अलग होता है और उनकी बिल्कुल। सीपी का प्रॉब्लम भी रहता है, फिर वो व्हील चेयर्ड होते हैं, वो हमेशा बैठे रहते हैं। उन्हें वो हर एक वक़्त जगह वन-ऑन-वन होता है ना सपोर्ट चाहिए। तो ये बहुत क्योंकि उनके सीवियर अंदर केस होता है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर सोशल एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। जी, जी। सोशली वो इतने ज़्यादा सोशली वो जो है वो इंटरैक्टिव नहीं होते और हम कोशिश भी नहीं करते हैं। अच्छा सीवियर जो हो जाते हैं, वो सीवियर होने की वजह भी यही होती है कि हम उनके सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं। जी, एक ये भी वजह है कि फिर वो ज़्यादा ही बच्चा खामोश हो जाता है। हम उनके अ, सिम्पटम्स को इतने ज़्यादा लेकिन इग्नोर कर रहे होते हैं कि जी, वो माइल्ड से जो है वो मॉडरेट और फिर वो सीवियरिटी पे चले जाते हैं। तो सही। अब चूँकि सीवियर हो जाते हैं तो वो सिर्फ़ थेरेपी से काम नहीं चलता है, फिर उसको क्योर करने के लिए आपको मेडिकेशन ज़रूरी होती है। फिर और मेडिकेशन मेडिकेशन शुरू ज़ाहिर-सी बात है उनका एंग्ज़ायटी भी उनके उनके अंदर एग्रेशन बहुत हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, वो हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब और उसको ये शायद कंट्रोल करने के लिए फिर कहीं न कहीं मेडिसिन देनी ज़रूरी है। कहीं न कहीं वो समझ रहे होते हैं कि उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। जी। ठीक है। और इसके साथ जो है सबसे ज़्यादा जैसे अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, आप उसे लेकर गए, आपने उसकी असेसमेंट करा ली, आपको पता चल गया। ठीक अच्छा इसकी असेसमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसकी थेरेपी भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ये भी होता है कि अब चूँकि एक दफ़ा लेकर आए पेरेंट्स लेकर आए थेरेपी के लिए, फिर उसके बाद सेकंड टाइम लेकर आए या थर्ड टाइम लेकर आए। अब चूँकि इतना एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम टेकन भी होता है, आपको पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड करना होता है। तो क्या होता है कि फिर या तो जो है वो फादर इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वो या फिर फैमिली में कोई ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि तो फिर हम उसमें ये सब होता है कि लगे वो फिर हैं बैक ऑफ हो जाते हैं। जी, क्योंकि हम सब लगे हुए हैं एक ही तरफ कि बस हमें हमें हुँ, बस अपने ग्रोथ करनी है फाइनेंशियली। बिल्कुल, अगर हाँ, आप अल्लाह ताला ने कोई आपको ऑब्स्टिकल आ गया दरमियान में, तो हम उस ऑब्स्टिकल को ऑब्स्टिकल समझ के उठा के रख देते हैं। उस पे काम ही नहीं बिल्कुल करते साइड पे क्योंकि रख देते हैं हम हमें उसको। तो अपने अपनी जो हमारे गोल्स हैं, वो गोल में बच्चा हासिल बन रहा है, तो लेट्स जस्ट ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर अल्लाह बिल्कुल, सुब्हान तआला आपको कोई यू टर्न दे रहे हैं, भले देखिए ये तो बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दे दी हैं और एक यू टर्न दे दिया है। अब आपको चूज़ बिल्कुल, करना है कि आपको कहाँ जाना है, राइट? कहाँ जाना है। और यही तो टर्निंग पॉइंट होता है पेरेंट्स यही के टर्निंग लिए पॉइंट होता है कि और ये सिर्फ़ एक मदर की एफर्ट होती है। आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो कि ऑटिस्टिक होते हैं चाइल्ड और इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी फंक्शनल निकल जाते हैं। ऐसा कि होता है हाफ़िज़-ए-कुरान बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाफ़िज़-ए-कुरान भी आप अगर आप उनको कुरान शरीफ़ हिफ़्ज़ करवाएँ, तो वो कुरान शरीफ़ भी बहुत अच्छे से हिफ़्ज़ कर लेते हैं। उनको जी, नंबर्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं क्योंकि हम अगर उनकी स्ट्रेंथ पे हम वर्क करना शुरू करें ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रिज़ल्ट निकलना मालूम हो जाएँगे। और सबसे बढ़ के ये चीज़ होती है कि हम इसमें जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ कि थेरेपीज़ मस्ट है। थेरेपीज़ के किस बगैर तरह की इसकी थेरेपीज़ ट्रीटमेंट होती हैं? आप अगर थोड़ा-सा हाँ। बताएँ? जी, तो थेरेपीज़ जो है इसकी ज़रूरी होती है। अब एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि बैक ऑफ हो जाते हैं पेरेंट्स,
सही है, क्योंकि बार-बार जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक जो मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो कि ज़्यादातर जो, क्योंकि सारे ऑटिस्टिक चाइल्ड आपको नॉर्मल लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हुए नज़र नहीं आएँगे। आपको बहुत कम परसेंटेज मिलेगी इसकी, कि बहुत सारे, ऐसे अगर 100 बच्चों को ऑटिज़्म है, तो उसमें से आपको 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिमार्केबल रिज़ल्ट देते हुए नज़र आएँगे। बाकी आपके पास आपको सेम सिम्पटम्स नज़र आएँगे ऑटिज़्म की। कि आप हुँ, एक अडल्ट को भी आप देख के समझ जाएँगे कि हाँ, ये इज़ ऑन ऑटिज़्म। तो अब इसमें ये होता है कि थेरेपी के लिए जब कर रहे होते हैं, तो थेरेपी जो है वो आप कितनी दफ़ा करवाएँगे? आप थेरेपी के लिए लेकर गए, आपने आधे घंटे की थेरेपी कराई, 2 से 3 घंटे की थेरेपी आपने करवाई, उसके बाद आप घर आ गए। घर आके आपने अपनी रूटीन की, आपने लाइफ़ गुज़ारनी शुरू कर दी। मदर अपने कामों में बिज़ी हो गईं, फादर अपने कामों में बिज़ी हो गए। अब उस हुँ। बच्चे को वैसे ही छोड़ दिया आपने। ये तो टर्निंग पॉइंट है पेरेंट्स के लिए। तो इससे ऑटिज़्म कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता है। सही, उससे 2 आपने से 24, ढाई हाँ, 2 से ढाई घंटे की थेरेपी इज़ नॉट इनफ फॉर अ चाइल्ड टू रिकवर बिल्कुल, फ्रॉम आपने ऑटिज़्म। 24/7 उनके साथ एंगेज रहना है। सिर्फ़ थेरेपीज़ जाके करवाने से ऑटिज़्म नहीं कभी भी ट्रीट होता है। जो थेरेपी आप वहाँ पे करवा रहे हैं, आपने उसके अलावा मदर से बेहतर कोई थेरेपी नहीं कर सकता है। हाँ ना। तो अगर मैं आपने भी थेरेपीज़ करनी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि मदर का जो साइकोलॉजिकल जो एक होता है, ममता का नर्चरिंग जो पार्ट होता है। वीकनेस हो जाती है, साइकोलॉजिकली मदर भी वीक हो जाती है, क्योंकि उसको सराउंडिंग से सपोर्ट नहीं मिल रही होती है। हुँ, ओके, जो मैं अभी आपकी बात समझी हूँ कि कोई माँ जो अपने काम पे मसरूफ़ बच्चे को थेरेपी करके लेकर आ गई है, नाउ शी इज़ डिवोटेड टू हर लाइफ़स्टाइल जो उसका खुद अपना डिज़ाइन, अपना मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। अब वो बच्चे को हुँ, अपने पूरी तरह से वो रिकवर नहीं दे पाएगी जब तक वो अपने नहीं दे पा लाइफ़स्टाइल रही को है, इग्नोर चेंज कर नहीं रही है। करेगी। लेकिन अगर माँ ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गई, उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, एम आई राइट? अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बिल्कुल, बताइए, अब ऐसा होता है, जी ऐसा है। अगर माँ अपने ऐसा औलाद के लिए खड़ी होना चाहे तो वो एनवायरनमेंट की प्रेशर से वापस बैठ जाती है। सपोर्ट नहीं यही होता होता है, ऐसा ही है, हाँ, साइकोलॉजिकली बिल्कुल ऐसा ही है। तो और जी, एक अब जी, उसके लिए मदर को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक और है। साइकोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग होगी जब वो खुद थेरेपीज़ जो है वो सीखेंगी कि भई कौन-सी ये तो थेरेपी है जो कि वहाँ पर क्लिनिक में करवा दी। अब घर पे ऐसी कौन-सी थेरेपीज़ हैं जो कि मुझे कंटीन्यूअसली बच्चे के साथ करनी है या बच्चे को देनी है। कि हुँ, आपने उसके साथ जो है वो खाना, अगर वो खाना खा रहा है, उसके साथ भी आपने उसको एंगेज रखना है, आपने उसके साथ कोई खेल रहा है, तब भी आपको उसके साथ एंगेज रहना है। अच्छा, क्लिनिक पे या अगर हम जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जी, जी। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएँ, आपने ऑटिज़्म का बच्चा लिया, आप थेरेपिस्ट के पास चले गए कि भई इसे थेरेपी देनी है, ऐसा नहीं है। ये ही इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी, क्योंकि वो खाली उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपका कहने का जी, मतलब जो मैं समझी हूँ कि गो एंड लर्न दिस थेरेपी। बिल्कुल। एम आई राइट? और ताकि आप जी। अकॉर्डिंगली चाइल्ड नी देखिए बच्चे ने अपने बिहेवियर से बता दिया 1, 2, जी, 3, 4, 10, जी, 100 बिल्कुल। कि वो 2 स्ट्रक्चर इयर्स में में ही आपको लर्न कर कन्फर्म सकता हो है। गया, 2 इयर्स में आपको जी, बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि वो कि स्ट्रक्चर ऑटिज़्म लर्निंग है। कर सकता है। ठीक है? हुँ, अब क्या करना है, अब वो थेरेपी आपको सीखनी है कि आप भी स्ट्रक्चर्ड हो जाएँ। जी। व्हाट आई अंडरस्टैंड A एप्पल एंड देन B बनाना, C या क्यूकम्बर दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही स्ट्रक्चर हो जाएँ और बहुत ही काम हो जाएँ डिलीवर करते हुए। एंगेजमेंट लगे, नेचुरल लगे। स्ट्रक्चर बेस आपने सारी एक्टिविटी करनी है। सही, समझ गई। अब अच्छा, ये बहुत ही सबसे आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो अच्छा, मच। वन मेन जी, थिंग, कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है अपने टाइम टेबल के लिहाज़ से, अपनी रूटीन के लिहाज़ से, वो बहुत ज़्यादा। अब अगर आपने उसका एक रूटीन सेट कर दिया है कि वो 8 बजे सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट करेगा, दोपहर में लंच वो 1 बजे करेगा, तो अगर आपने उसकी रूटीन को आगे-पीछे कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जी, वो नाराज़ होने लगते हैं बच्चे और जी, इट्स वेरी नेचुरल आई डोंट माइंड टू अगर कभी ऐसा हो जाए तो बच्चे को दोनों चीज़ों में बैलेंस आ जाता है नेचुरली। मैं ऐसा हुँ। समझती हूँ कि इसके लिए पेरेंट्स को अपने आप को कसूरवार ना समझें, 100% दें कि बच्चे का रूटीन को वैसे ही फ़ॉलो करें जैसा बच्चे को पसंद है। बच्चा जैसे चाहता है। जी, लेकिन अगर कभी अच्छा, कुछ चेंजेस आ जाएँ तो डिमोटिवेट ना हो। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि डिमोटिवेट ना बच्चा हो, अपने बैक ऑफ ना एंगर को करें। भी ज़रा एक्सपीरियंस करे ना कि ये मेरा एंगर है और उसे बताएँ, ओह! आई सी तुम एंगर हो रहे हो। ओह! तुम्हें टाइम पे मिला नहीं, तो ये भी एंगेजमेंट ही है। बिल्कुल, ये भी एंगेजमेंट है। और ये पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को भी, जैसे अगर 4-5 अगर हैं सिबलिंग्स में,
4-5 है, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पाकिस्तान में तो नॉर्मली यही देखा गया है कि 4-5 अगर बहन-भाई हैं, तो उसमें जो है वो बाकी बच्चे तो बहुत अच्छी स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक बच्चा जो है वो ऑटिज़्म है, ऑटिस्टिक चाइल्ड निकल गया है, तो उसे फिर आप क्या करते हैं कि उसे आप फिर कॉर्नर पे बिठा देते हैं कि देयर इज़ नो क्योर। या क्योंकि वो नेचुरली बॉर्न ही ऐसे बिल्कुल, हुआ है, तो अभी कि हम कुछ उसको नहीं कर कहीं सकते। लेके नहीं जाते हैं, उसको जी, सोशलाइज़ नहीं करवाते हैं, जी। तो वो क्या होता है कि वो फिर एक ऐसा कहें एक हर्डल बन जाता है फिर सोसाइटी के लिए। वही बात है ना, लाइफ़स्टाइल चेंज हुँ, करने की ज़रूरत है। फिर आप बिल्कुल, एक फॉर्मल लाइफ़स्टाइल से निकल आइए। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये बर्डन हो रहा है, तो प्लीज़ उस बच्चे की खातिर, उस आज़माइश की खातिर जो अल्लाह ताला ने अब आपको दे दी है, उस कहना चाहिए अपॉर्च्युनिटी की खातिर, उसे अपॉर्च्युनिटी उसके समझें। चैलेंजेस को अपने चैलेंजेस समझना है जी, आपने, और अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लीजिए। अगर चेंज आप करना है। एक दफ़ा मिलने जाते थे, तो आप देखें अगर बच्चा रेडी है, तो पहले आप महीने में 10 दफ़ा जाते, तो बच्चे के लिए कम से कम 1 दफ़ा मिलें, कोई मसला नहीं है। आपकी ये सारी चीज़ें इबादत हो जाएँगी, क्योंकि आप उस बच्चे के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही हैं, जो एक नॉर्मल, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर था, एंड दैट्स टोटली फाइन। थोड़ा-सा उसको और डिवोटेड फिर करके देखें, यही आपकी 5 साल स्ट्रेंथ में है। वो बच्चा हुँ, उस एवरेज पे आ जाता है, जहाँ पे बाकी सारे फॉर्मल बच्चे होते हैं। मैंने देखा है, बिल्कुल। और आई वाज़ अमेज़्ड टू सी दिस ह्यूज चेंज। मैं खुद भी कम्युनिटी ऑप्शंस का हिस्सा ले चुकी हूँ। मैंने देखा है जो एक ड्रामेटिकल चेंज आता है बच्चों में, सडनली वो हुँ, उसको ब्रीच कर लेते हैं एक सोशल एथिक्स को। भले ही वो उन बच्चों के कैपेबल और कंपैटिबल नहीं होते, लेकिन वो सोशल एथिक्स को फिर भी लर्न कर लेते हैं, काफ़ी हद तक। बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, अच्छा, ये जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लविंग भी होते हैं। जी, केयरिंग होते हैं, नर्विंग, अगर ठीक आप है। थोड़ा-सा अगर आप इनकी स्ट्रेंथ पे अगर आप वर्क करें और इनकी आप लिमिटेशन को इग्नोर करके, जो इनकी स्ट्रेंथ है, आप उसको थोड़ा-सा इनके ऊपर वर्क करें, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना, कनेक्शन इनके बच्चे का मीनिंगफुल एतमाद होते हैं। अगर ले लिया जाए, अगर वो बच्चा हुँ, अनफॉर्मल भी है, उसका उसका एतमाद ले लिया जाए, उसे अंडरस्टैंड कर लिया जाए, तो वो बच्चा भी इस चीज़ को समझता है। उस चीज़ को समझता है। जी, और कि ये अच्छा, मुझे क्योंकि अंडरस्टैंड किया फ़ोकस जा रहा होते है। हैं ना, फ़ोकस्ड इनका फ़ोकस्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ये फ़ोकस्ड होते हैं अपनी हर चीज़ में। तो अब जब इनका एक रिलेशनशिप एक बिल्डअप हो जाता है मदर के साथ या फादर के साथ या जो भी इनका केयर गिवर होता है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हुँ, लविंग हो जाते हैं, ऑनेस्ट हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं। ऐसा कि अगर आपका थोड़ा-सा भी अगर आप ना आपका फेस अगर आपको लगे ना आप सैड हैं, तो वो फ़ौरन आपसे पूछेंगे कि भई आप सैड क्यों हैं? या आप हैप्पी हैं, तो वो फ़ौरन उस चीज़ को नोटिस करेंगे कि आप हैप्पी हो रहे हो, आप सैड हो रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो। जबकि नॉर्मल चाइल्ड जो है वो नहीं करता इतना ज़्यादा। क्योंकि देखिए, बच्चे तो मैं समझती हूँ कि तमाम बच्चे चाहते हैं कि उन्हें अंडरस्टैंड किया जाए। यही हुँ, चीज़ फॉर्मल, अनफॉर्मल दोनों बच्चों के लिए, एक्सेप्शनल और फॉर्मल बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी होता है कि उसे समझा जाए। बिल्कुल, जब बच्चे का ये एतमाद जीत जाते हैं ना फैमिलीज़ या केयरगिवर्स कि मुझे समझा जा रहा है, तो फिर वो भी बिल्कुल। अपना रिस्पॉन्ड करते हैं, मोहब्बत का जवाब फिर मोहब्बत से देते हैं। मोहब्बत से देते एतमाद हैं। का जवाब फिर वो एतमाद से देते हैं, हुँ, सुभान अल्लाह। बिल्कुल। जी, अब आगे चलते हैं कि क्या कौन-सी कोई एक ऐसी थेरेपी बताइए जो आज हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जाए और फैमिली के लिए एक होप बने? अच्छा, थेरेपीज़ में जो है इसकी काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं, सिर्फ़ एक थेरेपी इसके ऊपर वर्क नहीं करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप सिर्फ़ थेरेपिस्ट के पास जाके ये नहीं कह सकते कि इनकी थेरेपी करवानी है, बल्कि पूरा एक पैनल होता है। अगर आप एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में या फिर आप किसी जो है वो जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे पूरा एक थेरेपिस्ट के जो है बिहेवियरल थेरेपी होती है, इनकी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है। अच्छा, अब स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करवाने से पहले जो है आपने पहले इनका कंसंट्रेशन स्पैन, जैसे आप चाह रहे हैं कि वो बोले, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कहते हैं। हाँ, अब आप चाह रहे हैं कि वो बोले, वो बात करे, लेकिन जब तक वो उसका कंसंट्रेशन स्पैन उसका बेहतर नहीं होगा, वो आपकी बात को फोकस करके नहीं सुनेगा, उसके तो आपको वो फिर जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। सही। तो बिहेवियर थेरेपी जो एबीए अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी वो होती है इसके लिए, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है और उसके बाद जो होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है इनकी सेंसेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, जी, जो इनके अंदर सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, सेंसरी इश्यूज़ में भी जो है बहुत ज़्यादा या कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं। सही। अच्छा, अब सेंसरी इश्यूज़ में भी एक चीज़ आ जाती है कि सेंसरी इश्यूज़ का क्या मतलब है? हुँ, जी,
कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है सेंसरी इश्यूज के लिए कैसे हेल्पफुल होती है। सेंसरी इश्यूज मीन्स कि इनको बहुत ज्यादा शोर की आवाज से जो है इनको वो कान इरिटेट बंद कर करेगी लेते इनको, हैं बच्चे। या ठीक। साउंड इनको बहुत इरिटेट करेगा, या लाइट इनको बहुत इरिटेट करेगी। ये हाइपर वाली बता रहे हैं या हाइपो? हाइपर में ये होता है कि बहुत ज्यादा होती है सेंसिटिविटी, ठीक है। कि जरा सी भी आवाज आएगी, थोड़ी सी भी नॉइजेस। आवाज आएगी तो इनको बहुत ज्यादा शोर लगेगा उसमें। हाइपो मीन्स कि थोड़ा सा माइल्ड होता है फिर थोड़ा इसमें। माइल्ड होता है। ठीक जी, है। तो शोर उसके अलावा शराबा इन लोग को। सोशल जी। हुँ। लिक्विड जैसे से आप अगर कुछ बच्चों को बच्चे लिक्विड किसी सेंसिटिव ऑटिस्टिक होते हैं, चाइल्ड को आप हल्का सा किसी गीला मॉल में होते हैं। लेके जाएँ, मॉल में अगर आप लेके जाएँ, अब चूँकि आपको नहीं पता कि जो है ये ही इज़ ऑन ऑटिज़्म, तो अब क्या होता है, शोर होता है तो वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ भागेगा। हाँ जी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा है कि वो किसी गैदरिंग में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील नहीं करते हैं, वो आपको जी। कहते हैं हम बाहर की तरफ लेके जाएँ आपको। हाँ जी, ऐसा है। जी। है ना? तो हाँ जी। फिर उसमें ये होता है कि हमने नोटिस किया काफ़ी, अब चीज़ चूँकि पहले हमें इस सब चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें नहीं पता था कि भई बच्चे क्यों इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। तो हम उनकी पिटाई भी लगा देते थे कि भई क्यों तंग कर रहे हो? ये यहीं पे तो चुप बहुत ज़ुल्म हो जाता यहीं होगा। पर बैठे रहना है। जी हाँ, ये तो बहुत ज़ुल्म की बात है। एक बच्चा जी। जो बात ही नहीं कर सकता, जिसके साथ हुँ, कॉग्निटिव इश्यूज़ चल रहे हैं, डेवलपमेंट बिल्कुल। डिलेज़ चल रहे हैं, अब वो अगर आपको किसी नॉइज़ में जाके आपसे कह रहा है यहाँ से चलो, या वो कोई हुँ, ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है कि वो सिक्योर नहीं फ़ील कर रहा, तो प्लीज़ उस सिक्योर बच्चे की फ़ील नहीं सुन कर रहे हैं लीजिए। वो अब। हाँ, इबादत समझ के कर लीजिए, अल्लाह ताला के करीब होने का वसीला समझ के उसकी बिल्कुल, बात हाँ। सुन लीजिए और तो उसके प्लीज़ उस लिए जो जगह से है चले आप, जाइए। हाँ, कोई बेइज़्ज़ती, इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती नहीं होती जितना अगर उस बच्चे को कुछ हो गया और अल्लाह ने उस आपकी बच्चे पकड़ को कर ली, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हाँ। तो बहुत फिर ज़्यादा उसके बाद परेशानी की बात है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़्यादा होती है, ज़िल्लत उसके की बात बाद जो है। है वो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग होती है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में जो है उनको सोशलाइज़ करना सिखाते हैं बच्चों को, कम्युनिकेट करना सिखाते हैं कि किस तरीके से अपनी सराउंडिंग से कम्युनिकेट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ये ऑटिज़्म जो है वो सीवियर हो जा रहा है, ठीक है। सीवियर है, थेरेपी के सिवियरिटी पे है, तो अलावा या थेरेपी फिर के साथ? अगर इसके थेरेपी साथ, थेरेपीज़ के साथ भी अगर अगर ये सीवियर हो सीवियर रहा भी है। है, तो फिर हमें फिर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ये सीवियर है, तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके ठीक अलावा है। इनके स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं। हाँ अच्छा, जी। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम किस तरीके से होंगे, हम चूँकि इनको नॉर्मल स्कूल में हम इनको कोशिश करते हैं कि जिस तरह बाकी सब बच्चे याद कर रहे हैं, ग्रेड्स ले रहे हैं, हम उनसे भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जब हमें पता चलता है कि वो ऑटिस्टिक है, तो फिर हम उसे घर पे बैठा देते हैं। 2 उसकी चीज़ें जो होती हैं। आपको स्ट्रेंथ है, पता है? तलत आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं। या तो फैमिली उन्हें उसी स्कूल में भेजती है जहाँ पर बच्चे, क्योंकि वो चाहती है कि जब देखेंगे तो लर्न कर लेंगे, एक मिथ है ये भी, राइट? बिल्कुल, दूसरा पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो जब उसके काबिल ही नहीं है, तो फिर वो उसे घर बिठा देते हैं। फिर वो जगह वो रिसोर्सेज़ नहीं जोड़ते जो उस बच्चे को सपोर्ट करे। खुद भी नहीं सपोर्ट बन करें। रहे होते वो रिसोर्स और बना भी नहीं खुद रहे भी होते। नहीं बनते हैं, हाँ, खुद भी इतने रिसोर्सफुल नहीं होते हैं और वो रिसोर्स प्रोवाइड भी नहीं करते हैं बच्चों को। जी। तो उसके लिए एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम होता है कि आपने स्कूलिंग उनका, ऐसे बच्चों का जो है वो सिलेबस अलग होता है, ऐसे बच्चों की का प्लेग्राउंड अलग होता है, इनका उनकी जो है वो प्ले एरिया डिफरेंट, उनके लिए जो है डिफरेंट प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं और वो फॉर लर्निंग। मोस्टली 101 काम करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि उन्हें स्लोली बाय हुँ, रिपिटेशन उन्हें मेमोराइज़, यानी रीइंफोर्समेंट उनके लिए बात फॉर्मल बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शायद इस वजह बिल्कुल, से। क्या बिल्कुल ये ऐसा ही क्या होता है। क्या ये चीज़ जैसे कि एक ज़हन बना हुआ है हमारे लोगों का, कम से कम आज ये ज़हन तोड़ते जाएँ लोगों का कि हुँ, अगर मेरा बच्चा ऑटिज़्म है, जब तक वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रहेगा, जहाँ 25 हुँ, बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, एक टीचर के अंडर में, तो मेरा बच्चा भी वो प्रैक्टिकल लाइफ़ को तब तक लर्न नहीं करेगा जब तक उस एरिया में नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है बिल्कुल, हाँ, और ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है। ज़ुल्म है बहुत बड़ा। एक बच्चा जो है रीइंफोर्समेंट्स और व्हिच आई फ़ील कि मैं इसको थोड़ा-सा ऐड करूँ। एक थेरेपी का जो मुझे समझ समझ में आता है, जो हमें कोच किया जाता था, हमें विजुअल्स हुँ, दिए जाते थे। कि आप जी, बच्चे को विजुअल्स के ज़रिए से एंगेजमेंट करें। हम उनको विजुअल्स बिल्कुल। दिखा-दिखा के उनके इमेजेस के ज़रिए। एक्शन से रिलेटेड जो वो कर रहे होते थे, तो उन्हें विजुअल्स दिखाते थे। जैसे अभी आपने कहा ना कि एक बच्चा गाड़ी रोल कर रहा है, तो मैं उसे वो हुँ, दिखाऊँगी मूविंग, मूविंग बिल्कुल। दिस वे, मूविंग दैट हुँ। वे। तो दैट्स ये व्हाट यू मीन जो कि एक नॉर्मल एंगेजमेंट। चाइल्ड भी है अगर, एक नॉर्मल अगर चाइल्ड भी है, उसको भी अगर हम इमेजेस के थ्रू अगर तब हम भी सिखाएँगे, आप और तो वो मैं ज़्यादा अच्छा जब पिकअप एटीएम करेगा। जाते जब आप और मैं हुँ, एटीएम जाते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ विजुअल होता है या वहाँ पे सब कुछ वर्ड्स पे होता है? विजुअल होता है बिल्कुल, क्योंकि दिस इज़ विज़ुअल होता है। हर दिमाग विजुअल को जल्दी लर्न कर लेता है। हमारा दिमाग अच्छा, बेसिकली हमारा जो काम ही इमेजेस माइंड पे भी है करता ना, है। जी, हमारा जो माइंड है हमारा जो माइंड है वो वर्ड्स को पिक नहीं करता, हमारा नहीं, माइंड इमेजेस को पिक करता है।
नॉर्मली ठीक है। बिल्कुल फॉर सही कहा एग्ज़ाम्पल आपने। जैसे एक अगर हम एक कैट को देखेंगे तो हमारे माइंड को कैसे पता कि ये कैट है? इमेज, आई कैन क्योंकि उसकी इमेज। इमेज बनी हुई है हमारे अगर माइंड मैं में। कह रही हूँ पिंक एलिफेंट, हुँ। इमेज, हाँ, राइट? अगर हम हम लोग इमेज के पिंक ज़रिए एलिफेंट समझते का हैं। भी सोचेंगे तो हमारे माइंड में फ़ौरन इमेज आ जाएगा पिंक एलिफेंट। ऐसा ही है पिंक एलिफेंट, जबकि हमने हमने तो रियल में कभी नहीं देखा। जी, तो लेकिन हम ये जो इमेजिनेशन की पावर है, ये हम आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं बच्चों के अंदर, खुद ही हम ये आहिस्ता-आहिस्ता उनको ग्रेड्स की बेस पे जज करने की वजह से हमने उनकी जो इमेजिनेशन की पावर है, उसको हमने ख़त्म कर दी है। जी, इमेजिनेशन की पावर को हमने फॉर्मल बच्चों में भी हटा ली है, और बिल्कुल। जो कि हुँ, बेस्ट अप्रोच है, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मैं समझती हूँ हमें, कि अल्लाह ताला ने जो हमारा बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड दिया है, जो स्टोर करता है इमेजेस, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर बिल्कुल, इमेजेस पे करता है। वही बिल्कुल। टेक्नीक अगर हम बच्चों के साथ बोथ कंडीशंस के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे बहुत इफेक्टिवली एक बहुत ग्रेट ज़्यादा लर्नर भी इफ़ेक्टिव बनते होगा। हैं, मैनिफेस्टेशन भी हुँ। करते हैं, लाइक इट्स अ ब्रेक थ्रू फॉर देम। अच्छा ये जो ऑटिज़्म जैसे होता है ना, ये आपकी जो चाइल्ड है, उस चाइल्ड की स्ट्रेंथ को लिमिट नहीं करता है। अच्छा, बल्कि ये जैसे? हाँ, बल्कि ये डिकोड करता है हाँ, ये डिकोड करता है, उसकी स्ट्रेंथ को डिकोड करता है। सिर्फ़ ज़रूरत होती है आपकी सपोर्ट की, कि आप ठीक, अपने बच्चे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी अनलॉक करने में, जो उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे ये ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एजुकेशन में, अगर एकेडमिक में अच्छे नहीं होंगे, इनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, मेंटल मैथ्स बहुत इनका अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है इनका मेंटल मैथ्स। आर्ट में बहुत अच्छे होंगे, साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब आजकल जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ये प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे जा रहे हैं। वॉव! आईटी, जी, उसमें प्रोग्रामिंग इनकी क्रिएटिव हो बहुत रहे हैं, अच्छी हो क्रिएटिव। रही है। जी, हाँ, अच्छा इवन ये कि दे कैन रिकॉल एंटायर मैप। वॉव! हाँ, मुझे याद आ रहा है, आई मेट अ जी, चाइल्ड जो कि मैप देखकर उसे बहुत खुशी होती थी, और वो बिल्कुल। बहुत ही आराम से हमें बताता था कि नहीं ये हुँ, यहाँ पर कंट्री है, नहीं ये यहाँ पे कंट्री है। वो हर तरह के या मैप को रीड कर सकता था, एंड ही जी, जी, जी। इज़ जस्ट 5 नंबर्स इयर्स ओल्ड। नंबर्स इन्हें याद होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, इनको नंबर्स याद होते हैं, इनको कंपोज़िशंस याद होती हैं, फ़ॉर्मूले इनको याद होते हैं और कोडिंग, प्रोग्रामिंग में ये बहुत आजकल और जो आपको है ये पता है बहुत ज़्यादा अब, बेस्ट और जी, रिमार्केबल और रिज़ल्ट ये दे रहे हैं। सारे-सारे इमेजेस से रिलेटेड है, आपको पता है? जी हाँ। ये सारी चीज़ें अच्छा ह ये खुद वही ब बात आ खुद जाती है खुद कर रहे हमारी, होते हैं, कि इनको इनको विजुअलाइज़ेशन, इनको विजुअल्स सिखाने की दिखाना ज़रूरत नहीं कितना होती है, इम्पोर्टेंट खुद है। कर रहे होते हैं। और ये लोग, सॉरी आपने क्या कहा? मैं ये कह रही हूँ खुद कर रहे होते हैं, जी इनको हाँ, सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वन्स दे गेट दैट फाउंडेशन, तो फिर वो खुद ही जी। क्रिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं। उनका हुँ, इनर चाइल्ड बहुत ही हाई होता है, इफ आई वुड से दैट। हुँ। अच्छा सारे हाँ, सारे जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उनका आईक्यू इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन ये अच्छा, है कि आपने ज़ाहिर-सी बात है अनलॉक करना है, इन्हें एक्सप्लोर करना कि है। उनकी स्ट्रेंथ्स को जानते हुए हुँ, फिर वैसे हम उनको लेके जाएँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड के जो बेटा था वो हुँ। पढ़ाई की तरफ नहीं था, लेकिन वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत अच्छा था। बहुत नाउ इज़ ज़्यादा अच्छा। प्लेइंग लाइक वो अब मेबी सिटी की तरफ से खेल भी रहा हो। मुझे अब आजकल उससे मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन हुँ। जैसे कुछ फैमिलीज़ अपना लाइफ़स्टाइल नहीं, उसने अपना लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज किया अपने औलाद के लिए। अ, ऐसा ही है, होना चाहिए, ऐसे ही करना करना है पड़ता है। मशवरे में। अगर अगर वाक़ई में हुँ, आपने अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, आई नो पाकिस्तान में कल्चर, वैल्यूज़, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको पिक किया है किसी डिफरेंस के लिए, सो इसको एक्सेप्ट करें। इट्स अ चैलेंज फॉर या मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन लाइफ, दिस इज़ बिल्कुल। व्हाट लाइफ इज़, राइट? हुँ, इसी को लाइफ कहते हैं। उसको एक्सेप्ट करें और फिर इवॉल्व हो के किस तरह से अपनी सिचुएशन को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल। राइट? अच्छा मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ हाँ जी, कि प्लीज़। जैसे हाँ, एक स्टोरी जैसे ये कि स्कूल में बच्चे साइंस एग्ज़िबिशन होता है, साइंस एग्ज़िबिशन हो रहा था और बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे। अच्छा अब उसमें एक था अच्छा बच्चे जो है ना पेरेंट्स कभी-कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर स्कूल में टीचर्स को भी इतनी अवेयरनेस है और टीचर पेरेंट्स को बता रहे हैं कि भई इनके अंदर ये सिम्पटम्स मौजूद हैं, तो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं भई आप बुरा तो लग हमें जाता है। और जी, मेरे ख़्याल से आप ये लेबल नेचुरल कर है। देंगे हमारे मैं बच्चे आपको को। बताऊँ मैं आपको बताऊँ, अगर टीचर ने कोई रिस्पॉन्ड किया है कि मुझे आपके बेटे में कुछ चेंज लग रहा है, क्योंकि हो सकता है वो चेंज पढ़ाई के टाइम पे ही बच्चे ने दिखाया हो, घर पे माँ लेकर ना बैठती, और कोई बुराई नहीं है घर पे इसमें। नोटिस नहीं किया। हाँ। बुरा लग जाता है, मैं मानती हूँ। फैमिलीज़ को हुँ, बुरा लगता है, माइंड कर जाते हैं, लड़ते हैं, बच्चों को वहाँ से निकाल लेते हैं और फिर किसी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पहले से बता देते हैं, उसने ऐसा किया था तो हमने निकाल लिया। तो वो दूसरे वाले लोग जो अच्छा हैं यहाँ वो कहते हैं अच्छा, ज़्यादातर हम ऐसा नहीं कहेंगे। ज़्यादातर जो है वो या तो इक़रा स्कूल में डाल देते हैं
कि तो इसका एकेडमिक अच्छा नहीं है तो इसे इकरा स्कूल में या मदरसे में डाल दो, फिर वहाँ एज पे एन ये सही। एड्रेस, चलिए थोड़ा सा इसको भी खोलते हैं कि किस तरह से एक टीचर को एड्रेस करना चाहिए अगर बच्चे में कोई चीज ऐसी है, तो फैमिली से हुँ। किस तरह से एड्रेस किया जाए प्रोफेशनल लेवल पे कि फैमिली उसे एक्सेप्ट भी करे और मूव ऑन हो, ताकि वो उसे डायग्नोज करवा सके कि आइदर इट इज अ डिले एज अ नॉर्मल डिले और इज ऑटिज्म। तो इसके लिए अच्छा कैसे एक इसमें तो फिर प्रोफेशनल इथिक के साथ एक टीचर जा सकती है फैमिली के साथ, अगर आज हम इसको अनलॉक करें तो? ठीक है। अच्छा उसके लिए ये है कि जो सबसे पहले तो क्वालिफाइड टीचर होनी चाहिए, ठीक है। भले ही वो ठीक है? साइकोलॉजिस्ट अब नहीं है, बट दे आर क्वालिफाइड हाँ, टू नो हाँ, द ज़रूरी चाइल्ड नहीं कि वो साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट हो, हाँ, ठीक है। क्वालिफाइड टीचर हों और वो हर बच्चे को एक नोटिस कर रही हो, कीन इंटरेस्ट उसका हो हर बच्चे के साथ, उसके बिहेवियर को चेक कर रही हों, उनके अंदर जो सिम्पटम्स डेली रूटीन की जो सिम्पटम्स हैं, उसे वो चेक कर रही हों, देख रही हों, ऑब्ज़र्व कर रही हों। अच्छा पूरा एक जो है आपने अपना जो है पूरी एक फाइलिंग करनी होती है, आपने उसमें नोट करना होता है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हों किसी बच्चे के साथ। फिर जो है ज़ाहिर-सी बात है आपने फिर पेरेंट्स को कॉल करके आपने उसे बताना उन्हें बताना होता है आपने कि ये सिम्पटम्स हमें जो है वो स्टूडेंट्स में नज़र आ रहे हैं। पेरेंट्स उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते प्रिंसिपल हैं। का काम है करें, या ये टीचर का हर सेल्फ काम है कि वो करे, या किसी अथॉरिटी को नहीं, ये इन्वॉल्व टीचर करके? टीचर का काम होता है, ठीक है। फिर टीचर जो है वो देन जो है वो फिर प्रिंसिपल से ज़ाहिर-सी बात है कनेक्ट हो के जो मैंने है वो ऐसी चीजें प्रिंसिपल देखी को हैं। ही इन्फॉर्म करेंगी जी। और प्रिंसिपल ही कॉल करेंगी पेरेंट्स को। तो ठीक है। पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, पेरेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते इन सब चीज़ों को। लेकिन आपने जब पूरी उनको अपनी पूरी 1 वीक की या 1 मंथ की आपने प्रॉपर पूरी एक उनको जेन्युइन ऑब्जर्वेशन। प्रॉपर आप उनको चेकलिस्ट दिखाएँगे और फिर उन्हें कन्विंस करना होता है, आपने बहुत ही पोलाइटली वे में आपने उन्हें कन्विंस करना होता है कि क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर इस बच्चे के साथ ये लेबल लग जाएगा या उसे फिक्स कर देंगे तो ऑटिज़्म, फिर आगे तो फिर वो क्या होगा बच्चा कि नहीं बढ़ ये पाएगा। दैट्स पढ़ ट्रू। पाएगा और ये सबसे अलग हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा सबसे। और ये तो हो वो रहा फिर है, उस यही चीज़ वजूहात हैं हुँ। कि फिर बच्चे को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, इवन वो हीलिंग की तरफ जा चुका है। बिल्कुल। तो फिर क्या होता है कि वो फिर उस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चलें अब फिर उसके बाद अब आपने इतना एजुकेटेड होना है, टीचर ने इतना ज़्यादा जो है कन्विंसिंग होना है कि वो उन पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें। अच्छा उसके लिए आपके काउंसलर्स भी होते हैं, काउंसलर्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है। टीचर अगर ना भी करें तो काउंसलर्स होते हैं स्कूल्स में, तो काउंसलर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और वो कन्विंस कर लेते हैं पेरेंट्स को। ठीक है। तो अब फिर उनकी जो है फिर ज़ाहिर-सी बात है थेरेपीज़ स्टार्ट हो जाती हैं और उनके जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, उन पे उनको देखना होता है कि वो किन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, आर्ट में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं या साइंस में। जैसे मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाह रही थी कि जैसे साइंस एग्ज़िबिशन होते हैं, अब एक बच्चा है उसको नहीं टीचर ने नोटिस किया कि भई इनके अंदर सिम्पटम्स हैं बट चूँकि अवेयरनेस नहीं थी तो नहीं पता चला कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है। अब वो शाय है, उसे शाय का नाम दे दिया गया कि भई ये सोशलाइज़ नहीं होता बच्चों के साथ, अकेले-अकेले रहता है, गुमसुम रहता है और लंच भी नहीं करता अपना। तो कंप्लेन बस पेरेंट्स के पास कंप्लेन जा रही होती है। अब चूँकि वो साइंस एग्ज़िबिशन में भी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे उनके साथ खड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि एक कुछ ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उन्होंने एक रोबोट बनाया था। तो अब वो रोबोट जो है वो अनफॉर्च्यूनेटली जो है वो गिर गया तो हुँ, वो हुँ। ब्रेक हो गया। हुँ। सारी जो उसकी वायरिंग थी वो सारी वायरिंग उसकी खराब हो गई। अब एक पैनिक क्रिएट हो गया कि बच्चों ने इतनी मेहनत की थी और ये सही नहीं हो सका और ये इसमें नंबर्स तो मिलेंगे नहीं बच्चों को। अब टीचर्स भी बच्चों को डाँट रही हैं कि आपको सही से ध्यान रखना चाहिए था और ये वो। तो अच्छा वो बच्चा खड़ा हुआ था खामोशी से, चुप से खड़ा हुआ था कॉर्नर पे। अच्छा अब उसे क्या लगा वो अचानक से जो है वो फिर वो ज़मीन पे गिरा हुआ था टॉय जो रोबोट बनाया था। तो वो सडनली वो आया और वो ज़मीन पे बैठ के उस रोबोट को जो है ना आगे-पीछे करके रिकनेक्ट। देख रहा है। फिर सब हैरान हो गए ये सब चीज़ देखकर कि अचानक से उसने जो है उसकी वायरिंग को फिक्स करना शुरू कर दिया। और उसने उसकी वायरिंग को फिक्स किया, वायरिंग फिक्स करने के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गया। तो हालाँकि हुँ। उसने कहीं नहीं सीखा, कोई उसने कभी साइंस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने कोई नहीं सीखी। तो फिर अब स्कूल में फिर टीचर्स शॉक्ड हुए, उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी ये इस तरीके एक्सेप्शनल से है। कर सकता है। फिर उसे या रोबोटिक्स में फिर उसे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया उसको रोबोटिक्स। वाओ! गुड, और वेरी आप गुड। हैरान वेरी गुड होंगी इनिशिएटिव। कि
जी, आप हैरान होंगी कि उसने रोबोटिक्स में इतने रिमार्केबल रिजल्ट दिए हैं कि अब वो बच्चा जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, और वेरी ही गुड। इज ऑन ऑटिज्म। हम्म। तो नहीं, अब माशाल्लाह, ये अल्लाह सुब्हान चीज, तआला हाँ, ये की चीजें हर जो है कोई वो भी हमें चीज़ बेकार थोड़ी सी नहीं जो है। है वो अनलॉक करने की जी, जरूरत है। हमने अवेयर, अनलॉक, एजुकेट, डिकोड या एजुकेशन हमने जो लेनी है इन सब चीजों की। यस। और माशाल्लाह से अब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं अपने ऑटिस्टिक चाइल्ड को, बहुत पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों के पास अवेयरनेस आ रही है हम्म, कि हमें अपने अमल का जवाब देना है। हमारे पास जो बिल्कुल ऑब्स्टिकल और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो सिर्फ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स वक़्ती तौर का ऑब्स्टिकल्स हैं, पर वो आपके लिए नया दरवाज़ा खोलती हैं अपनी लर्निंग्स बनाने, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज बिल्कुल करने के लिए, एंड दैट्स इट। बिल्कुल एक्सेप्ट करें। आई नो कि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हम करके बैठे होते हैं, हमने तो ये सोचा था, हमने तो ये सोचा था, अब हमें थेरेपी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, वो सारी जितनी भी इनकम कमाई है, वो ये बहुत जल्दी रिफंड होता है जैसे ही बच्चा एक अपनी हेल्थ की तरफ आ जाता है, मेंटल हेल्थ की तरफ आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ऑटोमेटिकली ऐसे ही सारी चीज़ें आपको लगता है कि पे ऑफ हो गई हैं। बिलीव मी, आई पे बीन ऑफ हो थ्रू। गई है, हाँ मैंने बिल्कुल। ये चीज़ें बच्चों के अंदर देखी हैं, मैंने पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, बिलीव मी। इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत पेशेंस है, की जरूरत है और इसमें, हाँ। बहुत ज़्यादा जैसे हमने कहा ना, एंगेज करना अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड। क्योंकि वो हम्म। अपने सिम्पटम्स से बता रहा होता है कि उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है। वी जस्ट हैव टू फॉलो, टेक द लीड। टेक हमें सारी लीड करना। चीजें, हाँ, जी, सारी हमें चीजें बच्चे उनके को लीड अंदर, कर देना करना चाहिए विद जी, एनहांसिंग द सारी चीजें एंगेजमेंट। उनके अंदर नॉर्मली होती हैं, सिर्फ उनका जो वर्ल्ड को देखने का तरीका होता है, नजरिया होता है, वो डिफरेंट होता है। हम जिस राइट। तरीके से अपने सराउंडिंग को देख रहे होते हैं, उस तरीके से वो नहीं देख रहे होते हैं उनका। क्योंकि वो बात है ना, एक फॉर्मल बच्चा अपने माँ के नज़रिए से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा होता है। वो बेचारा जो चाइल्ड विद एएसडी है, वो तो अपनी माँ से भी कनेक्ट नहीं हो पाया सही से। तो फिर वो बिल्कुल, उसकी नज़र से वो देखेगा कैसे? क्योंकि कैसे हर देखेगा बच्चा, वो, बिल्कुल जब एक नई जगह में मैं भी और आप भी जाएँगे नए मुल्क में, तो हम लोग के लिए वो हर चीज़ नई होती है, राइट? तो वी बिल्कुल। हैव टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द चाइल्ड विद दिस कंडीशन। कोई और ऐसी बात जो आप ऐड करना चाहें, कोई टिप देना चाहें बिफोर वी एंड टुडे? बस हमने सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि ऑटिज्म इज नॉट अ लिमिटेशन, राइट? इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे टू सी द वर्ल्ड, टू कम्युनिकेट द वर्ल्ड। तो हमने सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है अपने बच्चे को कि ही इज़ नॉट डिसेबल, ही हैज़ नॉट अ डिजीज़, कि वो कोई डिजीज़ नहीं है उनको, सिर्फ या वो डिलेज़ कोई हैं। डिसेबल चाइल्ड नहीं है। या ठीक है? इट्स अ कंडीशन, इज़ अ इट्स अ डिलेज़। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। डिलेज़। और या उस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ हमने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है। और अगर हम सपोर्ट करेंगे उनको, बहुत अच्छा उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगे और उनको अफेक्शन, लव और अपनी स्ट्रेंथ देंगे, तो आपको वो रिमार्केबल रिजल्ट देंगे। बस मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ आपने एंगेज होना है और मोबाइल उनको नहीं देना है आपने। अगर जो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड अगर आपको उसके सिम्टम्स, आप नहीं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपने उसे मोबाइल देना शुरू कर दिया है एट द एज ऑफ 6 मंथ, एट द एज ऑफ 1 ईयर, तो उसकी जो ऑटिज्म है वो माइल्ड से सिवियरिटी पे कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपने कहा ना कि एज ऑफ 6 मंथ, एज ऑफ 1, ये तो मैं समझती हूँ शुरू के 5 साल तो सिर्फ बच्चे को नॉर्मली भी एंगेज ही करना चाहिए, मैं पर्सन टू पर्सन, ना कि बिल्कुल, डिवाइस को इंट्रोड्यूस कराया जाए। जी ये बिल्कुल। तो फॉर्मल तो बच्चे के ये, लिए भी नहीं है, और मैं समझती हूँ अनफॉर्मल बच्चे के लिए, दोनों के लिए नहीं है, एक्सेप्शनल भी और लेकिन फॉर्मल भी। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे के लिए भी नहीं है, लेकिन एक ऑटिज्म है, उसके उसको जो पेन वो फील कर रहा है, जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, उस चैलेंजेस को जो है हमने उसके साथ सपोर्ट करना है। अगर हमने उसको मोबाइल दे दिया, स्क्रीन टाइम हमने उसका 2 से 3 हमने उसे दे के साइड पे बैठा दिया है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। हम्म। तो जी हाँ, उनके सोसाइटी इसको चैलेंजेस को बढ़ा रहे हमने हैं। कम करने की जरूरत है। सही। अच्छा, अपनी एक चीज अपनी अच्छा जान समझ नहीं में आई। छुड़ानी आपने। जान नहीं छुड़ानी आपने। बच्चे माँ बाप गुस्सा करके जान छुड़ा रहे होते हैं, माँ बाप फोर्स कर रहे होते हैं। इसमें बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। उसके उसके अगर खाना नहीं खा रहा और आप उसे फोर्स कर रहे हैं, चोक, ही कैन बी चोक्ड। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? ठीक है, ऐसा बिल्कुल, होता नहीं है, पर आप रिस्क ले क्यों रहे हैं? उस बच्चे के लिए रिस्क नहीं 1% लेना। रिस्क भी कैसे ले सकते हैं आप लोग? ले ही नहीं सकते। एक बच्चा ऑलरेडी इतने कॉग्निटिव डिलेज के साथ है, राइट? थैंक यू सो मच। तलत, कुछ और आप ऐड करना चाहें? प्लीज बताइए।
बस इंशाल्लाह हम इसी तरह डिफरेंट जो है इश्यूज़ हम लेकर आएँगे इंशाल्लाह। और खुद भी हम लर्न करेंगे और ये हमारी लर्निंग्स भी हैं। जी ये हाँ, हमारे लिए ऐसा भी ही। चैलेंज है। जी, ये हमारी लर्निंग्स भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। आई हर्ड कि आप कुछ काम भी कर रही हैं। आप किसी कॉन्फ्रेंस में भी अपना अपना इनिशिएटिव देती हैं अपनी लर्निंग्स का। कोई अपकमिंग आपके आने वाला हो तो बिल्कुल हमें बताइएगा। इफ इट्स पॉसिबल टू जी, कनेक्ट यू इंशाल्लाह। ऑनलाइन, दैट विल बी हेल्प आवर ऑडियंस एंड माय सेल्फ टू कनेक्ट विद यू फॉर मोर बिल्कुल इंशाल्लाह, लर्निंग्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।